हम बात करेंगे चंद्रबरदाई के लिखे ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के बारे में। बहुत से विद्वान हैं जो इसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ मानने से इनकार करते हैं और कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य स्थापित किए और इसे प्रमाणिक घोषित करने के लिए प्रयास किए हैं। तो देखते हैं कि वह कौन कौन से मत हैं जिस पर मतभेद हुआ। पृथ्वीराज रासो के बारे में हम बात करेंगे तो उनके शासनकाल की भी बात की जाती है और हम देखते हैं कि चंद्रबरदाई उनके एक राज दरबारी कवि ही नहीं बल्कि उनके एक मित्र भी थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए ही इस विषय पर चर्चा की गई थी। पाश्चात्य के विद्वानों ने बहुत प्रयास किए थे इसके लिए, लेकिन 1876 ईस्वी में बुलर नामक एक विद्वान थे जो कश्मीर में गए और उन्हें वहाँ एक पृथ्वीराज विजय नामक से काव्य की खंडित प्रति मिली। उन्होंने जब तुलना की इसकी पृथ्वीराज रासो के साथ तो उन्हें मिला कि पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं और तिथियां दी गई हैं वो ऐतिहासिक रूप से मतलब पुष्टि नहीं होती उनकी, और जो इतिहास की जो खंडित प्रति उन्हें मिली पृथ्वीराज विजय की, उसमें जो घटनाएं और तिथियां उन्हें दी गई थी वो इतिहास सम्मत थी, जबकि रासो की जो थी वो उसके इतिहास के विरुद्ध थी। तो बहुत से विद्वानों ने इस पर अपने तर्क और मत प्रकट किए और इसकी प्रामाणिकता को घोषित करने का आग्रह किया गया। तो परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर विवाद चल पड़ा। तो रासो को अप्रामाणिक मानने वालों ने जो संक्षेप में तर्क दिए वो इस प्रकार थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलग थे, किंतु इसका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास संबद्ध तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। इसके अलावा रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था, जबकि शिलालेखों के अनुसार पृथ्वीराज के बाद भी वह जीवित था। इसी प्रकार रासो में लिखा गया है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाणों से मारा था, जबकि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मोहम्मद गोरी को 1203 ईस्वी में गक्कारों ने मारा था। इसके अलावा रासो में लिखा गया है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ। यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, और जबकि पृथ्वीराज रासो की जो मृत्यु है वो 12वीं शती में ही हो गई थी। अब इस तथ्य पर बात करते हुए राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जो चौहानों, परिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथाएं बताई गई हैं, इसके अलावा चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र, रानियों आदि के विषय में जो भी कथाएं व संवाद प्रस्तुत किए गए हैं वह सब कुछ अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर वह कहते हैं कि इस वृहत काव्य की रचना की गई होगी। अब रामचंद्र शुक्ल का विचार इस पर यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने का पूरा संदेह किया है। उन्होंने कहा कि यह उनके किसी समसामयिक कवि की रचना हो सकती है, और उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक जाली ग्रंथ ठहरा दिया। रासो में जो चंगेज, लंगूर आदि पीछे नाम हमें दिखाई देते हैं उनको उस पर भी संदेह है, तो शुक्ल जी ने इसे परवर्ती रचना भट्ट भणत कहा। अब इसके अलावा रासो को प्रमाणित करने के लिए भी बहुत से विद्वानों ने कोशिश की, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास और रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या उल्लेखनीय हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य मानकर इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने को उचित नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि यह एक काव्य ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक महाकाव्य है। इसके अलावा पंड्या जी ने तो इसकी तिथियों को इतिहास संवत सिद्ध करने के लिए एक संवत की ही घोषणा कर डाली, जिसका नाम उन्होंने दिया आनंद संवत। पंड्या जी के अनुसार रासो में उल्लेखित संवतों में विक्रम संवत से सर्वत्र 90 से 51 वर्षों का अंतर पड़ता है। इसका कारण यह है कि रासो की उल्लेखित तिथियां विक्रम संवत की नहीं, आनंद संवत के अनुसार है। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने रासो का एक दोहा भी प्रस्तुत किया है, जो कि इस प्रकार है: एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद, तिहि रिपुजय पुरहन को भय पृथ्वीराज नरिंद। मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप हिंदी साहित्य से जुड़ी जानकारी की वीडियोस समय समय पर प्राप्त करते रहें। आपका धन्यवाद।